हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रधानमंत्री के टॉपिक पर चर्चा की थी और प्रधानमंत्री के जो कार्य और शक्तियां थी लास्ट उन पर बात की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कार्य और शक्तियां उनको देखते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा था? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के अंदर हमने लास्ट बात की थी प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की। किसकी बात की थी? प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों में हमने देख लिया था कि प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद संबंधी कौन से कार्य व शक्तियां हैं और संसद के प्रति कौन से कार्य व शक्तियां हैं। उसके आगे हम बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रति कार्य एवं शक्ति। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कौन कौन से कार्य व शक्ति हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 78 की, आर्टिकल 78 की। दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं और इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेती है, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो, विधान से संबंधित हो, उन सब के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। क्या बात बताई गई है इसमें आर्टिकल 78 में कि प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, इसलिए मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेता है उन निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। आर्टिकल 78 के तहत इसी में दूसरी बात यह भी बताई गई है कि जब कोई एक विषय पर मंत्री परिषद का कोई एक मंत्री निर्णय ले लेता है, यानी एक विषय के ऊपर कोई एक मंत्री, केवल एक मंत्री निर्णय कर लेता है और पूरी मंत्री परिषद उस पर निर्णय नहीं करती है, तो उस स्थिति में ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति के कहने पर उस विषय को फिर पूरी मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। ये काम किसका है? प्रधानमंत्री का है, आर्टिकल 78 के तहत। यानी किसी विषय पर
आर्टिकल 78 में ये दो प्रावधान किए गए हैं, यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। पहला क्या बताया गया था कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यानी मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेती है, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे विधान से संबंधित हो, उनके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा। दूसरा देखा कि कोई विषय पर अगर मंत्री परिषद का केवल एक मंत्री निर्णय ले लेता है, लेकिन पूरी मंत्री परिषद उस पर विचार नहीं करती है, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री का ये दायित्व बन जाता है कि वो उस विषय को, उस जानकारी को राष्ट्रपति तक पहुंचाए और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद उसे पूरी मंत्री परिषद के समक्ष रखवाए। ये काम किसका है? प्रधानमंत्री का काम है। यानी सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो समय समय पर मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, उनकी जानकारी वो राष्ट्रपति को भिजवाएगा। अगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं करता है और समय समय पर सूचना राष्ट्रपति को नहीं भिजवाता है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो प्रधानमंत्री से सूचना या जानकारी मंगवा सकता है। ये था आर्टिकल 78 की बात। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, जैसे केग है, महान्यायवादी है, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य है, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य है, इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, निर्वाचन आयुक्तों व अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के लिए परामर्श देता है, सलाह देता है। क्या बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति को, किसको परामर्श दे रहे हैं? राष्ट्रपति को। किस लिए? विभिन्न अधिकारियों के अंदर हम बात करें जैसे केग है, भारत का नियंत्रण है, मालिका प्रेक्षक है, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य है, निर्वाचन आयुक्त है, और जो अन्य आयोग है जैसे यूपीएससी आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की, इन सब की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को क्या दे रहा है? परामर्श दे रहा है, सलाह दे रहा है। कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहा है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इन विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परामर्श भी देता है। ये पावर है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के प्रति। तो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री की जो कार्य और शक्तियां, उनमें हमने आर्टिकल 78 पढ़ा था, जिसमें दो प्रावधान किया गया था। एक तो जब कोई मंत्री एक विषय पर निर्णय ले लेता है, लेकिन पूरी मंत्री परिषद अगर निर्णय नहीं लेती है,
तो प्रधानमंत्री उस विषय या जानकारी को राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है और राष्ट्रपति के कहे जाने पर उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष रख पाता है। दूसरा हमने देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कैग, महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य थे। तो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद संबंधी कार्य देख लिए, संसद के संबंधी कार्य देख लिए और राष्ट्रपति से संबंधित कार्य एवं शक्तियां देख लिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियों की। प्रधानमंत्री की अन्य कार्य एवं दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इनके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ये भी इनकी एक क्या है, शक्ति है, पावर है। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के, इसके अलावा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी एक प्रधानमंत्री की क्या है, शक्ति है, पावर है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता भी होता है। क्या होता है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी जो भी घोषणाएं करनी होती है वो प्रधानमंत्री ही करता है। इसके बाद हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति को मूर्त रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यानी किस देश की जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ये निर्धारित प्रधानमंत्री ही करता है। यानी विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वो होती है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा ये तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। दोस्तों, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तब बताया था कि तीनों सेनाओं के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जबकि तीनों सेनाओं के वास्तव में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये कुछ इन प्रधानमंत्री कुछ अन्य कार्य एवं शक्तियां हैं
जिसमें सबसे पहले बात की थी कि ये नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा ये राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसको मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके अलावा ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता भी होता है और तीनों सेनाओं के ये राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां थी, मंत्री परिषद से संबंधित थी। इसके अलावा हमने देखिए संसद से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित और ये कुछ अन्य कार्य एवं शक्तियां हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, यानी हम अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के अंदर या प्रधानमंत्री जो पद है उसमें शासन की सारी शक्तियां निहित होती हैं। यानी देश का जो शासन चलता है और उस शासन की जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री जो पद है यही देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता है और वास्तविक रूप से यही देश का शासन चलाता है। तो ये था दोस्तों टॉपिक प्रधानमंत्री का, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों, एक होता है उप प्रधानमंत्री और एक होता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उस पर भी साथ में ही चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री यानी हमने मंत्री परिषद की बात कर ली, इसके बाद प्रधानमंत्री की बात कर ली। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं उप प्रधानमंत्री की। दोस्तों ये जो उप प्रधानमंत्री पद है इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। तब सवाल ये उठता है कि फिर ये पद बना कैसे, कहां से आया ये पद? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण होते हैं जिनके कारण पद बनाए जाते हैं और इसी प्रकार से ये उप प्रधानमंत्री पद भी राजनीतिक कारणों की हुई उपज है। एक कैबिनेट मंत्री को उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है, क्यों बनाया जाता है दोस्तों? जब प्रधानमंत्री के समकक्ष कोई एक और व्यक्ति होता है जो प्रधानमंत्री के बराबर की दावेदारी रखता है, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री तो एक ही व्यक्ति बन सकता है, तो फिर उस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है। यानी उसको एक उप प्रधानमंत्री का पद नाम दिया जाता है, वास्तव में वो एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। इसको इस प्रकार से समझिए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो दोस्तों जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार दो व्यक्ति थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों ही सीएम पद के दावेदार थे। लेकिन राजनीतिक कारण देखिए दोस्तों कि आपने देखा कि सीएम तो एक ही व्यक्ति बनना है और अशोक गहलोत सीएम बने थे, लेकिन सचिन पायलट जो थे वो अशोक गहलोत के बराबर के दावेदार थे, इसलिए वो उसको सीएम तो नहीं बनाया गया लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री तो गहलोत बन गए, उप मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया। इसको केवल ये दर्जा दिया जाता है, उप प्रधानमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये दर्शाता है कि ये प्रधानमंत्री के बराबर का दावेदार है। बस इतना, इसके लिए इनको ये पद दे दिया जाता है। तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। दोस्तों पूछा जाए कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो उत्तर आएगा किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है उप प्रधानमंत्री पद का। कुछ राजनीतिक कारण हुए जिस कारण से ये पद बनाया गया था। और एक कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट मंत्री को ये उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री के बराबर की दावेदारी रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही व्यक्ति बन सकता है, इसलिए जो प्रधानमंत्री के बराबर की दावेदारी रखता है उसको फिर उप प्रधानमंत्री पद दे दिया जाता है। वास्तव में वो एक कैबिनेट मंत्री ही होता है, केवल उसको उप प्रधानमंत्री का पद नाम दिया जाता है। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि ये भी प्रधानमंत्री के बराबर का यानी समकक्ष दावेदार है। तो दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में तो कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, और ये एक कैबिनेट मंत्री को पद दिया जाता है उप प्रधानमंत्री का। अगली बात करें दोस्तों, तो ये जो उप प्रधानमंत्री है, ये उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, शपथ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि दोस्तों ये एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्हें राष्ट्रपति पहले से ही शपथ दिला देता है, इसलिए ये उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते। और आप जानते हैं कि ये एक प्रकार यानी ये कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, इसलिए ये अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। यानी ये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो इतनी सी बात है उप प्रधानमंत्री से संबंधित कि उप प्रधानमंत्री जो पद है इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, राजनीतिक कारणों से ये पद बनाया गया है, और एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष के मंत्री को ये उप प्रधानमंत्री पद दे दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष की दावेदारी रखता है। उप प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले लेता है, और ये कैबिनेट मंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, इसलिए ये अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कितने उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? 7, केवल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं आज तक। कौन कौन से उप प्रधानमंत्री बने हैं वो 7, उसके नाम देखते हैं, और किस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर वो बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बराबर की दावेदारी रखने वाला जो व्यक्ति था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब सरकार आई इंदिरा गांधी की, और जब देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उस समय
इंदिरा गांधी के जो बराबर की दावेदारी रखने वाला व्यक्ति था वो था मोरारजी देसाई। और तो मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरे भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, यानी देश के प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई बने, उस समय दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कौन कौन थे? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तो उनके कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को। अब जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी YS चौहान को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जब देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे उस समय YS चौहान देश के उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करें तो जब सरकार थी VP सिंह की, यानी जब प्राइम मिनिस्टर थे VP सिंह और चंद्रशेखर, उसके बाद बने चंद्रशेखर। इन दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में एक ही उप प्रधानमंत्री रहा था, चौधरी देवीलाल। और अंतिम बात करें जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर की दावेदारी रखते थे प्रधानमंत्री पद के लिए, इसलिए इन्हें उप प्रधानमंत्री पद दिया गया। तो जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय देश के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और इसके बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने उस समय दो उप प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। और फिर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय YS चौहान उप प्रधानमंत्री बनाए गए। और VP सिंह जब प्रधानमंत्री थे और चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, यानी दोनों प्रधानमंत्रियों के काल में चौधरी देवीलाल वो उप प्रधानमंत्री रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आज तक केवल 7 मंत्रियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? केवल और केवल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो ये था उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कि उप प्रधानमंत्री जो पद है इसका उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से ये पद बनाया गया है। और जो प्रधानमंत्री के बराबर की दावेदारी रखता है
उस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री का पद नाम दे दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री होता है और उसके राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये था दोस्तों आज तक जो भी उप प्रधानमंत्री बने हैं उसके बारे में। इसी के साथ बात कर लेते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने बताया उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, उसी प्रकार ये जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद जो है, इस पद का भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, आज तक केवल एक व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है और वो व्यक्ति कौन है? गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, ये गुलजारी लाल नंदा एकमात्र व्यक्ति है जिनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। कब बनाया गया? तो दोस्तों, इस गुलजारी लाल नंदा जी को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कब कब बनाया गया था? सन 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था, तो उस स्थिति में उस समय गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, पहली बार। दूसरी बार सन 1966 में इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका देहांत हो गया था और देहांत होने के बाद गुलजारी लाल नंदा को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो पद है, इस पद का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। गुलजारी लाल नंदा एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जिनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है और इन्हें अब तक 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया। 1964 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया, तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था और दूसरी बार 1966 में जब देश के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था, तो इनके देहांत के बाद गुलजारी लाल नंदा को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों, हमने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।